यहाँ भी हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन एहसास कमतरी का शिकार है। तो अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा भी रखती है। फ्लैट में 6 अफराद ने एक लड़के और लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एहसास कमतरी यानी कॉम्प्लेक्स इंसान के अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। जैसे जैसे इंसान खुद को अपग्रेड करता चला जाता है वैसे वैसे उसकी जो प्यास है वो बुझने की बजाय बढ़ती चली जाती है। जैसा कि मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये शेर ठीक इंसानी रवैयों की अक्कासी करता है। यानी इंसानी जो दिल है उसके जितनी मर्ज़ी अरमान पूरे हो जाएं, जितनी मर्ज़ी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, मन की मुरादें मिल जाएं, उसकी तलब कम नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है। उसे ऐसे आप इस बात को समझ लें कि जैसे किसी शख्स के पास एक छोटी गाड़ी हो और वो किसी दूसरे के पास अपने से बड़ी गाड़ी देख ले तो उसके दिल में ख्वाहिश जन्म लेती है कि काश वो भी अब ऐसी ही बड़ी गाड़ी ले ले। यानी अपनी छोटी गाड़ी उसको बुरी लगना शुरू हो जाती है और उसको लगता है कि जो बड़ी गाड़ी है वही अच्छी है, छोटी गाड़ी तो बुरी गाड़ी है। अब क्या फिर उसकी जो ख्वाहिश है ये ख़त्म हो जाएगी अगर वो बड़ी गाड़ी ले भी ले? बिल्कुल नहीं होगी। अब उसे उससे भी बेहतर जो गाड़ी है ना उसकी ख्वाहिश घेर लेगी कि अब इससे भी बड़ी गाड़ी पे जाना है। यानी ख्वाहिशात का आप समझ लें कि एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है ना वो शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा ना ख़त्म होने वाला फिर वो ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है। जिसके पास छोटी गाड़ी है वो उस पर शुक्र करने के बजाय एहसास कमतरी का शिकार होकर दूसरे की गाड़ी से मुतासिर होकर उसको हासिल करने की कोशिशों में लग जाता है। अब ऐसी एक कहानी है जिसमें एक चूहा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। चूहा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, अपनी सलाहियतों को भूल जाता है। अब कहानी ज़रा सुनिएगा। कहानी कुछ यूँ है कि एक जंगल में चूहे ने दुआएं मांग मांग कर फरिश्ता बुला लिया। फरिश्ते ने ख्वाहिश पूछी तो चूहा बोला कि मुझे बिल्ली से डर लगता है इसीलिए मुझे बिल्ली बना दो। फरिश्ते ने उसको बिल्ली बना दिया, चला गया। अब अगली रात बिल्ली ने फिर दुआओं के ज़ोर पर फरिश्ते को बुलवाया। फरिश्ते ने बिल्ली मैंने चूहे से पूछा कि अब क्या हुआ है? तो चूहे ने कहा कि मुझे बिल्ली बनकर मज़ा नहीं आ रहा, जब से मैं चूहे से बिल्ली बना हूँ तब से कुत्ता मुझे घूरता रहता है, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुत्ता बना दे। फरिश्ते के लिए क्या मुश्किल था, उसने चुटकी बजाई और बिल्ली को कुत्ते में बदल कर गायब हो गया। अब तीसरी रात चूहे से बिल्ली और फिर कुत्ता बने जानवर ने एक बार फिर से दुआ की जिस पे फरिश्ता परवास करके नीचे उतरा और कुत्ते की जानिब देखकर कहने लगा कि अब क्या मसला हो गया? जिस पे कुत्ते ने कहा कि अब मुझे भेड़िया बना दो। कल से मैं कुत्ता बना हुआ हूँ तो पता चला कि भेड़िए के दांत मुझसे ज़्यादा नुकीले हैं और वह मुझसे ज़्यादा तेज़ भागता है। अब यही वजह है कि मैं उससे लड़ भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, फरिश्ते का काम दुआओं का जवाब देना था, उसे उसने कुत्ते को भेड़िया बना दिया और चला गया। अब अगली रात फरिश्ता वक्त से पहले ही भेड़िए के सामने खुद ही आ गया और फरिश्ते ने उससे पूछा कि अब तुम्हें किस चीज़ की ख्वाहिश है? जिस पर भेड़िए के रूप में चूहे ने कहा कि मुझे शेर से डर लगता है, उसका जिस्म बहुत ताकतवर है और अगर शेर मुझे ज़ोरदार पंजा मारेगा तो मैं तो एक पल के लिए भी सह नहीं पाऊँगा। ए अच्छे फरिश्ते, बस तुम मुझे अब शेर बना दो। ये कहकर भेड़िया पिछली रातों की तरह अपनी सूरत बदलने के लिए आंखें बंद करके बैठ गया। अब फरिश्ते ने जब उसको आंखें खोलने को कहा तो वो देखकर चीख उठा कि ये क्या, तुमने मुझे फिर से चूहा बना दिया, मुझे तो शेर बनना था। चूहा खुद को ना पहले वाली हालत में देखकर बड़ा मायूस हुआ और ज़ारों को तरह रोना शुरू हो गया। अब फरिश्ते ने उसे जवाब क्या दिया, ज़रा सुनिएगा। फरिश्ते ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें वापस चूहा बना दिया क्योंकि मैं जान गया हूँ कि तुम दुआ ही गलत मांग रहे हो। मैं अगर तुम्हें शेर, हाथी, गैंडा जो भी ताकतवर जानवर है उसमें बदल भी दूंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें तब भी किसी ना किसी से डर लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल चूहे का है, तुम्हारा दिल चूहे का ही रहेगा, तुम कुछ भी बन जाओ। और इस दिल से अपने से जो भारी जत्था है उसका खौफ तुम कभी भी नहीं निकाल पाओगे, चाहे तुम शेर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ। अब ये कहकर फरिश्ता उड़ान भरने लगा और चूहे की आंखों में आंसू देखकर वो रुक गया। चूहे ने फरिश्ते से पूछा कि तो मैं अब क्या करूँ, अपना दिल कैसे बदलूं? क्या तुम मेरा दिल नहीं बदल सकते? मेरा दिल ही बदल दो। फरिश्ते ने जवाब दिया कि नहीं, दिल बदलना मेरा काम नहीं है, मैं दिल नहीं बदल सकता। वो तभी बदलेगा जब दिल खुद ऐसा चाहेगा कि मुझे बदलना है। जब तुम दिल से चाहोगे कि मैंने अपने दिल को बदलना है तो तुम्हारा दिल बदल जाएगा। फिर तुम्हें खालिक की हिकमत समझ आएगी और चूहा होने की वो ताकत नज़र आएगी जो बिल्ली में, कुत्ते में, भेड़िए में और शेर में नहीं है। तब तुम खालिक के बनाए हुए अपने वजूद से नफ़रत नहीं करोगे बल्कि अपनी ताकतों को पहचान कर उन्हें अपने काम में लाओगे। अच्छा, फरिश्ते ने चूहे को नसीहत की कि हमें खुद को
अता करदा जो सलाहियतें हैं उनको पहचान कर उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि किसी और की किसी चीज़ से मुतासिर होना चाहिए और बहरूप बनकर ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। अब ये तो थी कहानी की हद तक बात। अब मुल्क की सियासत पर अगर नज़र डालें तो यहाँ भी क्या हो रहा है, हर कोई दूसरे का रूप अपनाना चाहता है, यानी हर कोई दूसरे से मुतासिर है, दूसरे का रूप अपनाना चाहता है। हुकूमत के बकौल जो अपोजिशन में है वो अपोजिशन की ताकत को भूलकर इक़्तिदार की ताकत को ही सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। और दूसरी जानिब अपोजिशन का ये ख्याल है कि हुकूमत अपनी मायूसकुन परफॉर्मेंस पर एहसास कमतरी का शिकार है और इसीलिए कभी हुकूमत महंगाई और मुआशी बदहाली का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को करार देती है, तो कभी इस दलील के पीछे छुपने की कोशिश करती है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई। अब ये जो मिनी बजट है इसको देख लें, यहाँ भी हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन एहसास कमतरी का शिकार है कि कहीं मिनी बजट पास होने से हुकूमत मुल्क की मजबूरी की तरफ ना ले जाए। खैर मिनी बजट पर इस वक्त दीवान में खूब गहमा गहमी और गर्मा गर्मी जारी है और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि जो मिनी बजट के ज़रिए जो गरीब आवाम है उसको मज़ीद टैक्सों के जाल में बाकायदा जकड़ा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब का क्लिप होगा, ज़रा पहले वो चला दीजिएगा। ठीक सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को। हुकूमत ये दावा करती है कि उसने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया क्योंकि हुकूमत के बकौल पिछली हुकूमतों ने मुआशी बहरान के जाल पर जाल बिछाए, मसनूई तरीके से डॉलर की कदर को मुस्तहकम किए रखा और मसनूई जो इक़दामात हैं उसकी ऑक्सीजन से मईशत को ज़िंदा रखने की नाकाम कोशिश की। और जब हुकूमत ने मईशत से मसनूई मास्क उतारा तो बीमार मईशत का दम निकलने लगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मुल्क को इस हाल में पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत जिसने अपनी नालायकियों और नाअहलियों की सारी हदों को तोड़कर रख दिया। अच्छा, तो मुझे यहाँ शहबाज शरीफ साहब की बातों से भी एहसास कमतरी महसूस हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे थे ना, वैसे वैसे वो मौजूदा हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी को अपने दौरे हुकूमत की कारकर्दगी से जांचते भी रहे। अब ये बात भी दुरुस्त है कि आवाम पर टैक्सेस का बोझ नहीं लगना चाहिए और अगर हुकूमत को मज़ीद टैक्सेस लगाने ही हैं तो फिर फोकस अमीरों पर किया जाए और उनकी जेबों को टैक्स के ज़रिए ढीला किया जाए। ऑपोजिट बात पर ढिंडोरा पीट रही है कि जी इतने जो टैक्सेस हैं ये लगाने के बावजूद हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो वजाहत करते हुए कहते हैं कि हुकूमत ने मुल्क की तबाही नहीं की बल्कि मुल्क को बड़े बहरान से बचाने में अपना किरदार अदा किया। ज़रा सुनिएगा खान साहब को। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब माजी की हुकूमतों की मुआशी पॉलिसीज़ की खामियों पे बात कर रहे थे और वो इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि किसी ने भी आईटी इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी। हालांकि एक्सपोर्ट्स के बगैर इनकम को जनरेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन सी बात है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस बात का भी इजहार किया कि जी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें बहुत सी रुकावटें हायल थीं जिनको काफ़ी हद तक दूर भी किया गया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस तासुर को भी रद्द कर दिया है कि हुकूमत ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला है। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत के प्लस पॉइंट करूँ तो सख्त हालात में भी जो तरसीलात ज़र हैं और टैक्सेस उसमें जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन सवाल एक वहीं का वहीं खड़ा है कि फिर ऐसी सूरत में महंगाई नीचे क्यों नहीं जाती है और यहीं से हुकूमत को शायद मेरे ख्याल से मार भी पड़ रही है। और शायद खान अब्बासी साहब भी हुकूमत को लफ्ज़ों की मार होती है ना, लफ्ज़ों की मार मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। ज़रा देखिएगा। अच्छा, इदारों और हुकूमत की मिली भगत, फ़ॉरेन फंडिंग केस के खाते बनाने के ताने शाहिद खान अब्बासी साहब अपने हरीफों को दे रहे थे। गर्ज के शाहिद खान अब्बासी साहब के लबों पर शिकायतें, शिकवे और गिले ही थे और उनकी बात का निचोड़ ये था कि जी इस हुकूमत को लाने और बचाने वाले मुल्क की मईशत की तबाही के ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब ने मिनी बजट को टैक्सों का अजाब करार दिया है। अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, बल्कि इसी किस्म के रद्द-ए-अमल का वो इजहार कर रहे हैं। ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप पे। अरे सुना आपने, राजा परवेज़ अशरफ साहब अवामी दुखों का हल चाहते हैं और वो अवाम को मिनी बजट की तकलीफ से रिलीफ देने के लिए हुकूमत के ख़िलाफ़ बाकायदा मज़ामत का ऐलान कर रहे हैं। अच्छा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि जो मिनी बजट है उसका रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन जमातें एक मुश्तरका लाए-अमल अपनाएंगी। ज़रा गिलानी साहब का क्लिप भी चलाइएगा। अच्छा, तो सुना आपने, अब लग ऐसा रहा है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत के लिए हर मौके पर मुश्किलात खड़ी करना चाहती है और इसलिए इन दोनों जमातों के दरमियान जो बढ़ती दूरियां हैं वो नज़दीकियों में बदल रही हैं। लेकिन फवाद चौधरी अपोजिशन और बिलखुसूस नून लीग को एक मैसेज दे रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं कि नून लीग हुकूमत के लिए मुश्किलें बढ़ाने की बजाय अपनी जो मुश्किलात है ना पहले उसको हल कर ले, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ी मुश्किल खड़े होने वाली है। क्या कहना था फवाद चौधरी का, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, सुना आपने, हुकूमत अब इस बात की प्ली ले रही है कि जी शहबाज शरीफ के शख्सी जो एफिडेविट है उस पर नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया और हुकूमत का ये भी ख्याल है कि नवाज शरीफ खुल्लम खुल्ला धोखा देकर लंदन बाकायदा फ़रार हुए हैं क्योंकि वो बीमार नहीं थे। लिहाजा हुकूमत जाली एफिडेविट पेश करने पर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़
अदालत जाने की तैयारियां पकड़ रही है, जबकि नून लीग का ख्याल ये कि मेडिकल रिपोर्ट्स को हुकूमत की जो अपनी मेडिकल टीम है उसने बनाया था, और अगर नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली थी तो फिर हुकूमती मेडिकल टीम के नुमाइंदों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अगर हुकूमत अदालत में साबित करने में कामयाब हो जाती है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं थे और ना वो अब बीमार हैं और उन्हें शहबाज शरीफ साहब ने धोखे से बाहर भिजवाया, तो ऐसी सूरत में कम से कम शहबाज शरीफ साहब 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। और इस पर नून लीग ख्याल ये करती है कि अब हुकूमत के वो बंद गली में दाखिल हो गई है और आने वाले वक्त में हुकूमत का सफाया भी होने वाला है, तो इसी डर से हुकूमत शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए मुतहरिक हो गई है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि हुकूमत जो मर्जी कर ले, अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ख्वाजा साहब का ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने ख्वाजा आसिफ साहब को, वो क्या कह रहे हैं कि जी अब हुकूमत डूबने वाली है, इसीलिए वो तिनके की तलाश में है। अब ख्वाजा साहब नवाज शरीफ की बीमारी और वापसी से मुतालिक बात कर रहे थे और इन हाउस तब्दीली का भी जिक्र छेड़ रहे थे। अब नाज़रीन लग ऐसा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है ना, वापसी की बातें ऐसे अचानक नहीं हो रही। यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब इस ताक में हैं कि कब उनको महफूज रास्ता मिले और वो वतन वापस आ सकें। अच्छा, सादा लफ्ज़ों में मामला ये है कि नवाज शरीफ को जब इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो वापस आने की सूरत में जेल नहीं जाएंगे या फिर थोड़े अरसे के लिए जेल जाकर हमेशा के लिए रिहाई पा लेंगे, तो फिर तब वो वापस आ जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब की नाअहली के ख़ात्मे पर काम शुरू होने की जो बातें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, जिससे सीधा सीधा तासुर जा रहा है कि जी ज़रूर आने वाले वक्तों में सियासी मंजरनामे में कोई तब्दीली नहीं बल्कि बड़ी तब्दीली आने वाली है। और नून लीग इसीलिए समझ लें कि बड़ी पुरएतमाद नज़र आ रही है और पुरएतमाद अंदाज में कह रही है कि हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी से कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके अलावा पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर भी कुछ नई सियासी खिचड़ी बनाने जा रही है, क्योंकि जिस तरह ऑपोजिशन की दो बड़ी और अहम जमातों के दरमियान ये जो सानिया मरी पर जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर इत्तफाक़ राय नज़र आया है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने सानिया मरी पर जुडिशल कमीशन के क़याम का बाकायदा मुतालबा किया और फिर बिलावल जरदारी साहब ने भी शहबाज शरीफ साहब के इस मुतालबे को सेकंड किया, जिससे तासुर ये उभरा कि ऑपोजिशन किसी एक मामले पर इकट्ठी हुई है, तो ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में जो इन हाउस तब्दीली का मामला है और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने वाला मामला है, उस पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग यानी जो बड़ी दो जमातें हैं ये आपस की रंजिशें भुलाकर एक पेज पर आ जाएंगी, एक हो जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम इत्तेहाद में फिर से शामिल होने जा रही है, क्योंकि जरदारी साहब से कल इस हवाले से बाकायदा सवाल पूछा गया तो जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के फिर से अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल होने के जो इम्कानात हैं उनको बाकायदा मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि वो असम्बली में खड़ी होकर इकट्ठी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहाज सजाती रहेंगी। और इसी तरह ये खबरें भी गर्म है कि जी इन हाउस तब्दीली के लिए भी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बैकडोर राब्ते हैं ना, उसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं ये भी जा रही हैं, वाकई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। अब खबर तो एक और भी है, खबर वो ये कि जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने इस बात की बाकायदा तस्दीक की है कि पीर की रात दोनों जमातों के तंजीमी और पार्लिमानी रहनुमाओं के जो दरमियान होने वाले बैकडोर राब्तों में बाकायदा तरतीब दी जाने वाली हिकमत अमली अहम स्ट्रैटेजी पर मुशावरत में तकरीबन मुकम्मल समझ लें इत्तेफाक़ राय मौजूद था। लेकिन कुछ मामले ऐसे थे कुछ जिनका क्लियर होना थोड़ा ज़रूरी है। लेकिन इतना ज़रूर तय हो गया है, एक बात तय हो गई है कि ऑपोजिशन हुकूमत की जो कमज़ोर अक्सरियत है उस पर वार करने के लिए पेशकदमी करने जा रही है और इस हवाले से अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए जो तमाम पहलू हैं उन पर बाकायदा गौर हो रहा है और बड़ा संजीदगी से गौर हो रहा है। और कामयाबी की राह में जो मुतवक्के और गैर मुतवक्के खदशात हैं, रुकावटें, वो दूर करने के लिए पेशगी एक प्लानिंग या मनसूबाबंदी भी मुकम्मल की जा रही है। और इस हवाले से एक तरफ तो हुकूमत को इत्तेहादी जमातों की जमात से हिमायत जो है उससे बाकायदा महरूम करने पर काम हो रहा है। इसके अलावा हुकूमती जमात से वाबस्तगी रखने वाली जो अहम सियासी शख्सियात हैं उनसे रब्ता करके अपोजिशन जमातें उनकी जो हिमायत है बाकायदा वो बटोरने की कोशिशों में भी लगी हुई है। और इस हवाले से जहांगीर तरीन साहब का नाम सर फहरिस्त है, जो 20 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली के काबिल एतमाद हिमायत रखते हैं। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब का नाम निगरान हुकूमत में वज़ीर आज़म की हैसियत से लिया जा रहा है और उस वक्त से लिया जा रहा है जब एक खातून मुस्लिम लीगी रहनुमा ने उनसे सखर जेल में मुलाकात की थी, तो इसकी भी एक अलग कहानी निकल सकती है। यानी कह लें कि अपोजिशन फुल टाइम हुकूमत पर ऐसी घात लगाने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रही है जिससे हुकूमत को संभलने का मौका तक ना मिल सके, संभलने का मौका भी ना मिल सके। अब तमाम पहलुओं पर जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा निकलता है कि हमारे जो रहबर हैं ये कॉम्प्लेक्स की दलदल में फंसकर
एक दूसरे को गिराने पर जोर दे रहे हैं। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि रहबरों के कॉम्प्लेक्स के चक्कर में हमारा जो मुल्क है वो सफ़र करे, क्योंकि ये मुल्क आपको पता है पहले बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका है और बर्दाश्त कर रहा है। हुक्मरानों और ये जो सियासी रहबर हैं, इनको ये चाहिए कि इससे बाहर निकलें, मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, वरना ऐसे नहीं चले। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक पेज पर नज़र आ रही हैं और कौमी असम्बली के इजलास में तमाम अपोजिशन ने मिनी बजट और महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अपोजिशन जमातें गुज़श्ता कई महीने से हुकूमत को रुखसत करने के आपको पता दावे कर रही हैं और साथ साथ एहतजाज और महंगाई मार्च का ऐलान भी कर रखा है। अब खबर ये आ रही है कि जी अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का इरादा भी रखती है और आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी रिहाइशगाह पर जाकर मुलाकात भी की और ज़राए ये बताते हैं कि इस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत और PDM की तहरीक के आइंदा का जो लाहे अमल है उस पर गौर किया गया है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के माबैन होने वाली जो मुलाकात है उसमें PDM के लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने पर बड़ी खुलकर बात की गई, मुशावरत की गई, जबकि मिनी बजट बिल को नाकाम बनाने के हवाले से भी स्ट्रैटेजी पर गौर किया गया है। अच्छा, हुकूमत ये कहती है कि जी PTI ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है और मईशत को ट्रैक पे लाए हैं, रिकॉर्ड जो कर्ज है वो भी वापस किए, इन सारे अच्छे काम किए हैं हुकूमत ने। कोरोना के दौरान दुनिया भर में महंगाई हुई, असरात पाकिस्तान में भी आए। सेहत कार्ड से वो कहते हैं जी अमीरों के अस्पतालों में अब गरीब इलाज करवा रहे हैं। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, साबिक वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन कितनी मुतमईन है कि वो इस बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पहले भी हुकूमत के बिल्स रोकने में अपोजिशन वैसे नाकाम ही रही है, इस बार क्या होगा? देखें, जो इस वक्त नंबर है नेशनल असम्बली में, जी जी, वो तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा है अपोजिशन से, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनकी जो 3.5 साल की हुक्मरानी है, तर्ज हुक्मरानी या उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जी जी, उसकी वजह से जो मुल्क है इस वक्त हाल हुआ है, बैड गवर्नेंस से, महंगाई से लोगों का जीना मुश्किल हुआ है, मुल्क दिवालिया हो गया और क्राइसिस है, जी जी। तो उस वजह से जो उनके अंदर एक बेचैनी पाई जाती है PTI के अंदर, MNA मेंबर है उनके अंदर, और साथ ही इत्तेहादियों में अलाई जो उनके है पार्टीज, उस वजह से डॉक्टर साहब काफी तौर पे वो चाहते हैं। आपने देखा होगा कि इस बजट के सिलसिले में, क्योंकि इस बजट का इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी फिर इतना नेगेटिव मनफी होगा कि पहले जो महंगाई है उसमें और इजाफा हो जाएगा, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वो समझते हैं कि अगर इस सूरत हाल में हम इलेक्शनों में गए, जो इत्तेहादी हैं और उनके अपने MNAs भी जो 30, 35, 40 हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं या जो इलेक्शन हर सूरत जीतना चाहते हैं, तो वो समझते हैं कि अगर हमने इनका साथ दिया या ये पास हो गया बजट, तो यकीनी तौर पे हमें भी सफ़र करना पड़ेगा पॉलिटिकली, हमारे ऊपर इसका असर आएगा। तो हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह आज MQM का भी चल रहा था, हमारे भी राब्ते हैं, लेकिन वो खुद भी कह रहे थे कि अगर वो टैक्सेस जिससे आम आदमी को फर्क पड़ेगा, आम आदमी जिंदगी, वो अगर वापस नहीं गवर्नमेंट लेती तो हम इसका साथ नहीं देंगे। ये टीवी पे मैंने देखा है। तो यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि हमें सॉरी डॉक्टर, जी जी, मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलसिला चला है, ये उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इस सूरत हाल में हम इलेक्शनों में गए तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि पॉलिटिकल लोग तो सियासी लोग हैं, इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, सारी पार्टियां, तो इसलिए हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया कि इनको उसमें भी वो पोजीशन नहीं मिलेगी जो पहले मिल जाती थी। ठीक है। अच्छा राना साहब, क्या जो PDM इस बार संजीदा है अदम एतमाद की तहरीक लाने में? क्योंकि पीपल्स पार्टी पहले भी ये बड़ा शिकवा कर चुकी है, गिला कर चुकी है कि जी अदम एतमाद की तहरीक पर नवाज लीग उनका साथ देती तो शायद ये हुकूमत अब तक घर जा चुकी होती। तो इस बार क्या अब सिचुएशन है, क्या हालात हैं अंदर के, मामला ज़रा बताइएगा।
देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए और जो भी कानूनी और आईनी रास्ता है वो अख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं। सही। लेकिन इशू ये है कि क्या अदम एतमाद एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम होते हैं। अच्छा। क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट के पास बहुत सारे जराए होते हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और उसका प्रोसीजर इतना है, थोड़ा सा टेक्निकल सा है। तो इस वजह से हम समझते थे कि जो ये एक बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो इतनी क्लियर कट नहीं। जैसे आपने देखा कि चेयरमैन सेनेट का अदम एतमाद का हमने मिलके किया, पीपल्स पार्टी ने किया और हमने मिलके किया, जहां हमारी क्लियर कट मेजोरिटी थी। यहाँ तो हमारी मेजोरिटी नहीं ना, हमें कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी ना कि हमारा साथ दें। तो मेजोरिटी थी सेनेट, लेकिन वहां पे हम हमारे बंदे 10-12 खिसक गए। कुछ पीपल्स पार्टी के, कुछ हमारे जो हियर से जो एलिगेशन है, तो अगर सेनेट में ये काम हुआ था तो इधर हमारी तो मेजोरिटी नहीं। ये हमारा पॉइंट, हम स्टांस था। अब पीपल्स पार्टी कहती है, हम भी उस पर गौर कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता या लोग खड़े होने को तैयार है हमारे साथ, इत्तेहादी उनके जो गवर्नमेंट के हैं या उनके अंदर से जो लोग हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, कुछ MNA राब्ते में रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा रास्ता निकला तो यकीनी तौर पे ये रास्ता अडॉप्ट किया जाएगा। अच्छा राना साहब, आप बड़ी सच्ची खरी बातें करते हैं। मतलब बहुत कम हमारे सियासतदान हैं जो बिल्कुल सही बात कर देते हैं। अपनी पार्टी के खिलाफ भी कोई बात हो तो वो करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे हमारी पार्टी भी गलत है, वहाँ पे भी कोई फ्लॉज हो सकते हैं, कोई गलतियाँ हो सकती हैं, हम भी गलत हो सकते हैं। इस हवाले से मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। राना साहब, अभी आपने बोला कि ये आसान नहीं होता किसी सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाना। तो फिर अगर इतना आसान नहीं होता तो फिर आए दिन जो टीवी पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये हो जाएगा चांद आने पर, तो यहाँ तो टाइम भी बता दिया रहता है कि इतने महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जाएगा। तो क्या ये टीवी पर रहने के लिए किया जा रहा है, हालांकि अंदर से सबको पता है कि इतना आसान नहीं होता? नहीं, अभी पीछे तो जब हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने इस पे फैसला नहीं लिया था तो उस वक्त यकीनी तौर पे उनका अपना तजर्बा है, उनके बहुत सारे 35-40 साल का उनका तजर्बा है ये इस मैदान में, और अदम एतमाद किए भी हैं और भुगते भी हैं। तो उस सिलसिले में उनको ये था कि ये मुश्किल काम है। अच्छा। तो अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो PTI है उसकी इतनी टूट फूट हो रही है और इतने लोग वहाँ अंदर से उनको छोड़ चुके हैं और एक मुनासिब वक्त इंतजार कर रहे हैं। उनके इत्तेहादी भी आपने देखा कि वो भी इधर उधर हर टाइम पे हर छोटे छोटे इशू पे भी वो उनका स्टांस डिफरेंट होता है। फिर ये जाते हैं, मनाते हैं, जो भी होता है करते हैं। मैं समझता हूँ कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि इस पे वर्किंग हो सकती है और इसमें कामयाबी मिल सकती है, लेकिन इसमें काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और काफ़ी संजीदगी से साथ उस पर काम करना पड़ता है। तो आपको मेहनत, वो कंसंट्रेशन या वो संजीदगी नज़र आ रही है जो दरकार होती है इसके लिए? मेरा ख्याल है पहली दफ़ा इस पे गौर खोज शुरू किया है जो अपोजिशन है, इंक्लूडिंग मौलाना साहब, पहले मौलाना साहब और हम। पीपल्स पार्टी का ये था स्टांस, लेकिन हमारा और मौलाना साहब का नहीं था। अच्छा। अब इस पे गौर खोज शुरू किया है। अगर किसी फैसले पे हम पहुंचते हैं तो यकीनी तौर पे तब फैसले पे पहुंचेंगे जब कामयाबी के 100% इम्कान होंगे। ठीक है राना साहब, यानी आपने पहली बार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब इससे पहले आप भी मानते हैं कि संजीदगी नहीं थी, ऑपोजिशन जो दावे करती रही, लेकिन जो आप कह रहे हैं होमवर्क करना पड़ता है, बड़ी कंसंट्रेशन चाहिए होती है, बड़ा फोकस चाहिए होता है। कभी भी आपने इस पे कभी गौर नहीं किया, पहले कभी भी इस किस्म का हमारी पार्टी और जो PDM के प्लेटफॉर्म से कभी भी इस पे नहीं हमने पहले इसको डिस्कस किया। अच्छा राना साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो चेयरमैन नैब को पार्लिमानी कमेटियों के इजलास में पेश होने से रोक दिया था और आपके हवाले से खबर थी कि जी चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इरादा है आपका, इस हवाले से ज़रा जो इन्फॉर्मेशन है शेयर कर दीजिएगा। देखें, वो लेटर जो था पहले वाला जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल दी है, वो भी अकॉर्डिंग टू हमारी नज़र में लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं था, रूल्स रेगुलेशन से हटके था, तो रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक नहीं था। लेकिन उसको भी जब विड्रॉ किया और वहाँ से ये बात आई उनके वज़रा की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसने अप्रूवल ऐसी दी है, तो ये और उन्होंने लेटर भी ये लिखा नैब की तरफ से, जो विड्रॉल का लेटर था, विड्रॉ हुआ है वो पहले वाला लेटर, जी जी, कि ये एडवर्टाइजमेंट लीक हो गया है, ये गलती से हो गया है और ये एक्सीडेंटली हो गया है, ये इत्तफाकिया है। तो ये वो
लेकिन अगर ये चेयरमैन साहब ने लेटर लिखाया है तो डेफिनेटली उन पे बनता है, जो भी एक्शन बनता है, रेफरेंस या जो भी लीगल पोजीशन हो उसकी। अगर नीचे किसी ने किया है उसको, उनको नहीं पता चेयरमैन को कि ये बड़ा मिसलीडिंग एक था ना, लेटर मिसलीड किया कमेटी को, तो फिर यकीनी तौर पे हमें तवक्को है कि चेयरमैन उन के खिलाफ कोई डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर जनरल है, जिसने भी ये काम किया उनके खिलाफ एक्शन, अगर एक्शन लेंगे तो वो बड़ी जुम्मे है, वरना उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट फिर होगी, फिर देखेंगे कि उनके क्या हम करते हैं। ठीक है। अच्छा राना साहब, मेरे पास आखिरी 1 से 2 मिनट है, तो मैं आपका लास्ट कमेंट भी चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। एक सवाल मेरे ज़हन में कि नवाज शरीफ साहब को जो वापस लाने के लिए हुकूमत ने कोशिशें अपनी तेज़ कर दी हैं, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खासतौर पर बात ये की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदालत जाने का बाकायदा प्लान है, क्योंकि उन्होंने गारंटी ली थी उनकी वापसी की, नवाज शरीफ साहब की वापसी की। तो हुकूमत ये कहती है जब नवाज शरीफ साहब इलाज नहीं करवा रहे तो वतन वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, किस बात का डर है? और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो घेरा तंग होने की बातें हो रही हैं, इस हवाले से आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक रिफ्लेक्शन है या इंडिकेशन है गवर्नमेंट की, एक घबराहट की, खौफ की, जो इस वक्त वो खौफ में मुब्तला है कि हम शायद जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है। वरना ये मामला जो थे ये तो पहले जब से मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं उस वक्त से थे, कि पहले ही इन्होंने कहा कि जी मुझे तो मेरे साथ धोखा किया गया है, इमरान खान मुझे पता नहीं था, पंजाब गवर्नमेंट ने, ये सारे मामला, अगर कोई इसमें कोई अगर फर्ज करें किसी जगह पे कोई गलती है तो उसमें तो ये खुद इन्वॉल्व हैं, खुद उसके जिम्मेदार हैं। अब ये कहना कि उनको वापस लाएंगे, हमने लेटर लिख दिया पंजाब गवर्नमेंट को कि उसके वो कमेंट करें, उन्होंने क्या कमेंट करना है? और शहबाज साहब का जो उनको मामला उठाया है वो एक फजूल सी एक्सरसाइज है कि जी उन्होंने एफिडेविट दिया है और उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई किया। बताएं मुझे, ये इस वक्त फोबिया है शहबाज साहब का इमरान खान साहब को कि ही इज अ पर्सन कि जो पाकिस्तान को आने वाले दिनों में लीड कर सकता है, या उस पर नजरें हैं लोगों की कि ये पाकिस्तान, ये क्योंकि वो डिलीवर करता है, परफॉर्म करता है, जल्दी उनकी रेपुटेशन, उनका इमेज, यानी आपका कहना है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है, घबराहट का शिकार है, और वो घबराहट में इसके रस की बोंगियां मार रही है और कुछ नहीं है। ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे आरिफ चौधरी साहब, सीनियर कानूनदार। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के एक फ्लैट में 6 अफराद ने एक लड़के और लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया था, और जबकि उन्हें बुराना हालत में नाचने पर भी मजबूर किया गया था, और इस दौरान उनकी वीडियोज़ भी बनाई गई थी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए हिदायत की थी कि जी इस वाक़े को मिसाल बनाया जाएगा। अब नाजरीन, कल इस केस में एक नया मोड़ ये आया जब मुतासिरा खातून ने इस केस की पैरवी से इनकार कर दिया और अदालत में अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया, जिसमें लिखा है कि वो किसी भी मुल्जिम को नहीं जानती और ना ही केस की पैरवी करना चाहती हैं। लड़की ने अपने बयान हल्फी में कहा है कि जी पुलिस ने सारा मामला खुद बनाया, मैंने किसी भी मुल्जिम को शनाख्त किया और ना ही किसी पेपर पर दस्तखत किए हैं। आज हम बात करेंगे उस्मान मिर्ज़ा वीडियो केस की कानूनी पेचीदगियों के हवाले से, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने मुतासरा खातून के बयान हल्फी के बाद इस केस का की खुद पैरवी का फैसला कर लिया है। और तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी, उन्होंने ट्विटर पर जारी बयान में केस की पैरवी से मुतालिक ऐलान करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत ने पैरवी का फैसला मुतासरा लड़की के मुल्जिमान को ना पहचानने के तनाजुर में किया है। उन्होंने कहा है कि जी नाकाबिले तरदीद वीडियो और फोरेंसिक शवाहिद रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और ख़वातीन को हिरासा और बेलबास करने वालों को कानून का सामना करना होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर कानूनदान एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, लोग अब सवालात उठा रहे हैं कि जब कानून में इतनी पेचीदगियाँ होंगी और इंसाफ के लिए मुतासरा खातून को ही अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और वीडियो सबूत होने के बावजूद खातून से बार बार मुल्जिमान की शनाख्त करवाई जाएगी, तो फिर कौन सामने आएगा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में बात यह है कि ये जो हमारा कानून है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत थी और आज भी है। जो भी गवर्नमेंट जब इस तरह के बुलंद बांग दावे करती है कि कैफरे किरदार तक मुल्ज़िमों को पहुंचाया जाएगा और उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, तो ये लफ्ज़ बेवुकत से हो गए हैं। कई दफ़ा हमने सुने, आपने भी इसको जिक्र किया और सब लोगों ने इसे सुना, लेकिन वो उनका कोई अमली तौर पर हमें सबूत नज़र नहीं आता। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि हुकूमत को जो असल काम करना चाहिए वो एविडेंस एक्ट में वो तरामीम करनी चाहिए
और ज़ाब्ता फौजदारी में वो तरामीम करनी चाहिए जो इस वक्त यानी कानून जिसका मुतकाजी है और वक्त मौजूदा वक्त उसका मुतकाजी है। हमारा वो सिस्टम अभी तक उसे अपडेट करने की कोशिश नहीं की जा रही। लेकिन जहां तक इस केस का ताल्लुक है, इसमें एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बुनियादी तौर पर फौजदारी मुकदमा जो होता है डॉक्टर साहब, ये इसमें एक स्टेट जो है वो मुद्दई होती है। ये मुकदमा जो होता है वो रियासत पर नाम मुल्ज़म होता है। तो इसमें यानी जो मुल्ज़मा है यानी उसमें जो मुद्दइया है वो भी एक गवाह है और दूसरा उसके साथी जो है वो भी एक गवाह है, यानी उसका बयान भी बड़ी वक़्त रखता है। लेकिन महज उनके बयान जो है उनके शनाख्त ना होने पर केस ख़त्म नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि बाकी सारी एविडेंस जो है वो नाकाबिल तरदीद मौजूद है। लेकिन अब तक हमारी कोर्ट्स का रवैया जो है वो इस तरह की शहादतों के बारे में कुछ अच्छा नजर नहीं आया। मैं बिल्कुल उस वाक़े को कोट करना चाहूँगा जो यहाँ एक बहुत बड़ा ओपन डे लाइट में मर्डर हुआ था जिला कचहरी रावलपिंडी के सामने, और उसमें एक लड़के ने अपनी वालदा के मुबैना आशना को दिन दिहाड़े छुरियां मार के कत्ल कर दिया। जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो मैं अदालत में मौजूद था और उस वक्त आसफ सईद खोसा साहब जो थे, ये सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने कहा कि जनाब देखिए अब हम क्या करें, सबको मालूम है कि ये कैसे हुआ, कत्ल हुआ है सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद कानून जो है हम उसके सामने मजबूर है, हमें एविडेंस पे जाना पड़ेगा, एविडेंस एक्ट को सामने रखना पड़ेगा और उसमें ये चीज़ें जो है टेक्निकलिटीज़ को देखना पड़ेगा। और टेक्निकलिटीज़ का फ़ायदा देते हुए उस लड़के को बरी कर दिया गया था। अब हमारा कानून जो है इस वक्त इंसाफ का निज़ाम जिस पे चल रहा है वो टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा जाता है, यानी वो असल रूप पे नहीं जाता। अब ये जो फोरेंसिक साइंस जब तक इतनी डेवलप नहीं हो जाती, और ख़ास तौर पर ये जो एविडेंस आपके इस केस में मौजूद है उसमें केस में ये सारी वीडियोस वगैरह जो मौजूद है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो एक क्राइटेरिया बना दिया है कि अगर इस तरह की वीडियोस आएगी तो उसका फोरेंसिक टेस्ट होगा और उसके बाद अगर वो शहादत के बयान पे पूरी उतरती है तो उन्हें एविडेंस में पेश किया जाएगा और उनकी बुनियाद पे फैसला हो सकता है। लेकिन अभी तक इसने कानून की शक्ल इख्तियार नहीं की। तो मामला ये है कि इस सारे चीज को हमें इस तनाजुर में देखना होगा कि हमारा ये फरसुदा जो कानूनी अदालती निज़ाम है इसमें यानी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है, दुनिया में ये कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहबा कि जब कोई शख्स किसी के साथ कोई वाकया इस तरह का होता है, मुजरमाना फेल होता है, तो उसको फौरी तौर पर एक यानी प्रोटेक्शन देती है स्टेट, और वो प्रोटेक्शन यानी विक्टिम प्रोटेक्शन एजेंसीज बनी हुई हैं, वो फौरी तौर पर उसके हाउस को कॉर्डन करती हैं और उसके एरिया को देखते हैं कि वहाँ वो मुल्ज़म या उसका कोई शख्स जो है वो वहाँ आ ना सके, उसे परेशान ना कर सके, और वो पूरे दिन जब तक वो प्रोसिक्यूशन का गवाह जो है वहाँ जाके अदालत में बयान नहीं दे देता उसकी पूरी हिफाजत की जाती है। अब हमारे यहाँ ये यानी चीज मौजूद नहीं है, यानी गवाही देने वाला शख्स जो है उसे इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो बेचारा चाहे उसके साथ कितना बड़ा जुल्म हो। जी बिल्कुल, या बड़ी अहम बात करें चौधरी साहब, ये हुकूमत ने केस की पैरवी का जो ऐलान किया है, तो क्या अब भी इसके बाद भी जो मुतासरा लड़का है लड़की उस पर जिरा की जाएगी, उनको बार बार अदालत आना होगा, इस बारे में कानून क्या कहता है? देखिए बात यह है कि उन्हें तो अदालत तो तलब करेगी, महज उनका ये कह देना कि जी हमने नहीं किया, उनके बयानात ऑलरेडी मौजूद हैं, या इसमें जब जिसका बयान मौजूद होता है दो ही सूरतें होती हैं, या वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बनता है या फिर वो दूसरी तरफ से आके यानी शहादत देता है। तो यानी उसकी वजह से नुकसान तो ये डेंट तो कारी है, यानी इस वजह से क्योंकि जो मुतासरा फरीक है अगर वो अपने केस की पैरवी इस हद तक नहीं करता, और ख़ास तौर पर उनकी शनाख्त जिसमें बाकी फैक्टर्स भी मौजूद हैं जो शनाख्त के लिए काम आ सकेंगी, शहादतें बाकी चीज़ें जो हैं, लेकिन इनकी शहादत बहुत मटीरियल शहादत है, और ये पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के दूसरे मुमालिक में भी इस तरह लोग प्रेशर के अंदर आकर केसेस की पैरवी से हट जाते हैं। और उसमें जो वहाँ इटालियन माफिया की एक मिसाल आज तक दी जा रही है कि वहाँ जॉन गॉटी के खिलाफ केस था जिसने बाकायदा न्यूयॉर्क में जिसने बाकायदा ये कहा कि किल हिम, और उस वक्त वो ऑडियो जो थी साफ सुनाई दे रही थी,
लेकिन जो ज्यूरी थी उसने कहा जी हमें सुनाई नहीं देती। एक शख्स जो ज्यूरर था उसने कहा जी मुझे सुनाई देती है, वो अगले दिन ज्यूरी में भी नहीं था और दुनिया में भी शायद नहीं था। तो मामलात इस तरह के जो ताकतवर मुल्ज़मान, आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं जिन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचते हुए आपने देखा होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि सिस्टम हमारा उसमें इतनी ऊंच नीच है, इतनी ताकत लोगों के पास है, जो इस तरह के जुर्मों के परपेट्रेटर्स हैं उनके पास इतने ज़राए, इतने वसाइल और फिर सारा सिस्टम उनके साथ। ये तो इत्तेफाक से गवर्नमेंट इसको देख रही है। और सब एक और वजह भी तो होती है ना, बहुत से केसेस में देखने में आता है, आपका तो ये रोज़ का काम है, आपका तो रोज़ का काम है, आप देखते होंगे कि ये होता है जिस आप इस हवाले से भी, इस केस के हवाले से भी, कि कुछ लोगों ने दावा किया कि जी फैमिली को जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, और फिर कुछ कह रहे हैं कि जी पैसों के एवज सुलह हो गई। तो दोनों ही बातें, मतलब जान से मारने की धमकी या पैसों के एवज सुलह हो जाना, ये दोनों बातें हमारे माशरे की लाकानूनियत को क्या अयां नहीं कर रही हैं? ये लाकानूनियत को अयां ही नहीं कर रही, बल्कि इस सिस्टम का भांडा फोड़ रही है कि ये सिस्टम ये जिसमें सरकार मुद्दई है, सरकार क्या कर रही है। यानी सरकार की जिम्मेदारी अदालती, एक अदालत इंसाफ फराम करती है और एक स्टेट की जिम्मेदारी बेसिकली स्टेट अदालत इंसाफ फराम करना जिम्मेदारी स्टेट की है। तो अदालत के अंदर अदालत तक पहुंचाना किसी शख्स को महफूज अंदाज में, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। और हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो इससे बिल्कुल आरी हो चुका है। अच्छा, और दूसरा लोगों की अखलाकी पस्ती भी आपको मैं ये अर्ज कर दूं, उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी खौफ भी है, लालच भी है, वरना अगर इंसान में अब इससे ज्यादा इनके साथ और क्या होना था। ये जो विक्टिम्स हैं, जितनी इनकी तजलील हुई, जितनी जिल्लत हुई, और अगर इनके केस को हाई प्रोफाइल केस करार दे दिया गया है तो उसके बाद इन्हें असूली तौर पर चाहिए तो ये था कि इसकी ये पैरवी करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहां भी अखलाकी जुर्रत और हिम्मत नहीं है, और सिस्टम में भी खराबी मौजूद है, और ताकतवर जो है वो पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं, असर और सूख का भी इस्तेमाल करते हैं, और ताकत के बलबूते पर धमकियां भी दी जाती है। और उसका ऐसा खौफनाक तरीका है कि उनके अजीजों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को, या उनके जो भी लोग हैं उनको अगवा किया जाता है, या उन्हें बता दिया जाता है कि ये देखो तुम्हारे साथ ये कुछ होने वाला है, तुम सजा तो हमें दिलवा दोगी, लेकिन उसके बाद रहना आपने यही है। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।